नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र पे फोकस कर रहे हैं जो हर साल आए हुए हैं और इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम 2017 में आए थे, सेकेंड पेपर हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 2 अंक है। फुल मार्क्स 100 था। ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य के होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है, ये अनिवार्य शर्त नहीं है। एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, ये अनिवार्य है। एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है, ये भी अनिवार्य है। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है, ये भी अनिवार्य है। लेकिन एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है, ये राष्ट्र राज्य के लिए अनिवार्य शर्त, कंडीशंस नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? तो प्रत्यक्षवाद के किसने गढ़ा था? ऑगस्ट काम्ते। ये प्रश्न अगर आया है तो इसका आंसर सिर्फ ऑगस्ट काम्ते पे आप फोकस करिए, बाकी ऑप्शंस को भूल जाइए, सिर्फ ऑगस्ट काम्ते को देखिए और राइट आंसर करके चले आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सामान्यतः लघु पौष्णिक औजार पाए जाते हैं। बागोर, लंघनास तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। ये सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे सही हैं। सामान्य लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। बागोर, लंघनास और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। ये सारे सही हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? अतनूर, पालवाय, कुपगल, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम जो है टीलों के लिए नहीं जाना जाता है, बाद बाकी ये तीनों जाने जाते हैं। उतनूर, पालवाय, कुपलगम, ये सब जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा लिपि से बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो धोलावीरा से बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिर्फ धोलावीरा आंसर आप एग्जाम में करेंगे और आपका 2 मार्क्स पक्का है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? सूची 1, सूची 2। कौन सा सुमिलित नहीं है? नॉट करेक्ट मैच। पंचाल, मथुरा, ये सम्मिलित नहीं है। मत्स्य, बैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरि, ब्रज, ये सब सुमिलित है। मत्स्य, बैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध सब सम्मिलित हैं। 7 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। योग, पतंजलि, मीमांसा, कुमारिल, सांख्य, कपिल, वैशेषिक, कनाद। योग, पतंजलि, मीमांसा, कुमारिल, सांख्य, कपिल, वैशेषिक, कनाद, ये सब सही सुमिलित हैं। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन में संबंधित था? कंटक शोधन एक विभाग था किससे संबंधित था? न्यायपालिका से। न्यायपालिका जुडिशरी उस समय कंटक शोधन से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? करवाचक शब्द, अभिप्राय। बिष्टि, बेगार, भाग, स्थानीय कर, कर, महसूल, प्रणय, आपातकर। तो भाग जो है स्थानीय कर, ये सुमिलित नहीं है। बिष्टि बेगार से समझते था, कर महसूल से, प्रणय आपातकर से, ये सब सुमिलित थे पर ये सुमिलित नहीं है। प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधि, छत्र, अंतराल। अंतराल बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है।
कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंधार कला का फलना फूलना ये सही है। कुषाण कला के लिए गंधार कला फला फूला था। और सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन बी पे फोकस करिए, कुषाण काल, गंधार कला। अगर क्वेश्चन आते हैं तो यही दोनों पे फोकस करिए। निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। वह कलिंग का शासक था। वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था। उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया। उसने मूल रूप से एक नंद राज द्वारा खुदवाई नई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। 1, 2 तथा 4। वह कलिंग का शासक था। वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था। उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई नई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। प्रश्न 12 तक हो गए। अब प्रश्न 13 पे देखते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को अगर हम दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम बहुत हद तक सही से उबर पाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। कोलची, कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय पतन थे। हाथी दांत का उत्पादन देसारने में किया जाता था। कोलंदिया नमक भरे पोत गंग तथा क्रेश की ओर रवाना होते थे। मसलिया मुजरिस के दक्षिण में थे। ये सही नहीं है, बाद बाकी ये तीनों सही है। कोलची, कमर तथा पोदुक, हाथी दांत, कोलंदिया नामक बड़े पोत, ये सब आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से संबंधित है। सूची 1 को सूची के 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दंडीन, 10 कुमार चरित, हेमाद्री, चतुर्वर्ग चिंतामणि, भाष, प्रतिमा नाटक, भवभूति, उत्तरामचरित। प्रश्न 15 देखिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए मतलब एसर्शंस, आर मीन्स रीजन। कथन ए क्या है? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। रीजन क्या है? उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो इसका दावा है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन पाटलिपुत्र की राजधानी पे उसने किया है। ए सही है किंतु आर गलत है। आर गलत है, बस इतना आप याद रखिए, ए सही है। निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालक्रम में रखिए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, बारहमिहिर। तो सबसे पहले लगध हुआ था, फिर आर्यभट्ट, फिर बारहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नरसिंहवर्मन, वातापी कोंड, कुलोत्तुंग प्रथम, सुंगत मतविर्त, नंदीवर्धन, तिलारिंद और पुलकेशन द्वितीय, सत्याश्रय। ये नाम बहुत ही कठिन है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे प्रश्न को तो अपने आप आपका मैचिंग दिमाग में होने लगेगा। नरसिंहवर्मन, वातापी याद रखिएगा, कुलोत्तुंग, सुंगमत, नंदीवर्मन, तिलारी और पुलकेशन, सत्याश्रय। ये देखने से आपका दिमाग में एक ऑप्शन खुद तैयार हो जाएगा। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? अंजुबग्नम, मणिग्रामम, एन्नुरुबर, महाजन। महाजन नहीं थे। कौन सा एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? महाजन। श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई। मार विजयोत्तुंग वर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। तो श्री विजय राज्य के बारे में जब भी आए तो आप ये चारों ऑप्शन सही मान के चलेंगे। सही है।
पाल वंश के देवपाल, चोल वंश के राजराज प्रथम, श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम और मारविजय के नागपट्टिनम। ये सारे रिलेटेड हैं और ये इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 है। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्न आए थे जो देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 में दिए गए फारसी अरबी के ग्रंथों को सूची 2 में दिए उनके उल्लेखों में से सम्मिलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। ग्रंथ लेखक ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख मुबारक शाही याहा बिन अहमद सरहिंदी, मसालिक उल अबासर फी सिहाबुद्दीन अल उमरी और सुबुल शाशा अल अस्कंदी। देख रहे हैं एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई लेवल का दिख रहा है। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो बहुत कठिन लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऑप्शंस देखेंगे और हम उसको सही टिक कर लेंगे। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार होगा। ताज उल मुआसिर हसन निजामी, तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी, मामलिक उल अब्बास सरफी सिहाबुद्दीन अल उमरी, सुबुल अशा अल कास्कंदी। प्रश्न 21 देखिए, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बदशहत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। तो 40 वर्षों की खानी और बातचीत नहीं की तो ऐसा कुछ होगा, तो बलबन आपका सही आंसर होगा, बलबन। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? खिजराबाद रखा था चित्तौड़ नाम पर खिजराबाद खाद रखा था चित्तौड़। 14वीं सदी के संत कवित्री लल्ला डेट की रचनाओं की किस नाम से जानते हैं? बर, लालकाव्य, बाक, स्पंद, बाक। प्रश्न 24 देखिए, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। तो शराब बनाते भी थे, पीते भी थे और बेचते भी थे। ये उपयुक्त कथन से जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी का ये लेख है और जिस सुल्तान के बारे में कही जा रही है वो अलाउद्दीन खलजी है। तो अलाउद्दीन खलजी के दरबार में वो लोग शराब बनाते भी थे, पीते भी थे। ये ऐसा जब प्रश्न आए तो अलाउद्दीन खलजी आप करके चले आएंगे। ऑप्शन बी। 25 कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न कुछ गलत था। यूजीसी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर 9 दिया गया था। सभी अभ्यर्थियों को समान अंक दिए गए हैं। दैट्स मीन कुछ तो करेक्शन की हिदायत है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। प्रश्न 26, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कॉर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? तो थाली और मेहमानबाजी की बात की जा रही है, अभिनंदन करता था। तो ये अगर ऐसा प्रश्न आए तो इसका आंसर आप इब्न बतूता करेंगे। प्रश्न 27 देखिए, किसने अपनी रचना मदनूस सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों को भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। यह कथन मियाँ भुआ का है, मियाँ भुआ। तो जहाँ पे सिकंदर शाही आए तो यूनानी दवाओं की बात की जाए, पौधों की, औषधीय पौधों की बात की जाए, तो यहाँ पे मियाँ भुआ आप याद रखेंगे। आपको अभी प्रश्न कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे या फिर ये बुक से आप खुद जब थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस ईजी लगने लगेंगे। काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणीकृति हनफी फिवा से महत्वपूर्ण उदाहरणों के निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, उस ग्रंथ का क्या नाम है? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? काजियों के मार्गदर्शन के लिए। तो काजियों के मार्गदर्शन औरंगजेब द्वारा जो किया गया था उसे फतवा अल आलमगीरी
फतवा अल आलमगीरी, याद रखिएगा। अबुल फजल ने किस सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे शिवा रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। तो अबुल फजल और इधर रिवाजों का अंधभक्त, तो ये किसके द्वारा है? टोडरमल। टोडरमल की बात याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। अर्थात सभी अभ्यर्थियों को समान अंक दिए गए हैं। इस प्रश्न को भी आप गोलाप कर लीजिए कि ये सारे ऑप्शंस कुछ मैच नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन से, तो इसको एग्जामिनर सबको समान अंक दे देता है। ये आपका बोनस पॉइंट कहलाएगा। प्रश्न 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से हुंडी का प्रकार रूप नहीं है? जब्त हुंडी, फसलाना हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, फसलाना हुंडी, जब्ती हुंडी। केवल 1 तथा 4, फसलाना हुंडी और जब्त हुंडी। निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह का मकबरा सासाराम। तो सबसे पहले आता है 2 अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर आता है शेरशाह का मकबरा सासाराम, और उसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और 3 रबिया दौरानी का औरंगाबाद। ये फिंगर फर्स्ट की तरह क्वेश्चंस आ गए, आपको सही क्रम में सजाना था। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल शाही घराने के निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? तो महिला थी, गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दे दी, वे थी नेक दिल हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने ज़मीन दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सूबे के प्रादेशिक प्रभाव सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ये सही है। सरकार के शीर्षक अधिकारी की फौजदारी कहा जाता था, ये भी सही है। फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था, ये भी सही है। अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है, ये सही नहीं है। तो किसी को प्रधान कहा नहीं जाता था। और 15 प्रश्न है, देख लीजिए। 35, औरंगजेब ने से अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उसने संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संगीत मुबाह है, ना अच्छा है न बुरा। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। तो संगीत मुबाह है, न वह अच्छा है न बुरा। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। और ये ऐसे जब आए तो 1 और 3 4 सही है, औरंगजेब के विचार। प्रश्न 36 देख लीजिए। शाहजहां द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाए। 1 3 2 4। आगरा के किले में दीवाने आम, ताजमहल आगरा, आगरा के किले में मोती मस्जिद, और उसके बाद जमा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो पहले 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध गैरकानून घोषित किया गया? सती, शिशु हत्या, दास्ता, दहेज। दास्ता को गैरकानूनी घोषित किया गया 1843 में। प्रश्न 38, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत के अभिजातीय एवं परिवारों की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये सही है। अभिजातीय व राज परिवारों की शिक्षा प्रदान के लिए
एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मूल निवासी है और वो इंग्लिश में इंटरेस्ट दिखाएं, तो आर गलत है और ए सही है। प्रश्न 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? तो जो समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश सिर्फ ब्रिटिश ताज के सामंत थे, सर विलियम ली वार्नर। आप वो सहमत नहीं थे, लेकिन क्या पता ये सही भी हो कि ब्रिटिश ताज की हुकूमत का ही सब बात मानते थे और उनके हिसाब से सामंत हो। तो सर विलियम ली वार्नर इससे एग्री नहीं करते हैं। प्रश्न 40, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको भी सीक्वेंस वाइज रखना है, तो 4 2 3 1, कैंपबेल, फिर स्ट्रैची, फिर लायल, फिर मैकडोनल्ड। तो सबसे पहले कैंपबेल, फिर स्ट्रैची, फिर लायल, फिर मैकडोनल्ड। प्रश्न 41 देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1881। फैक्ट्री अधिनियम जब आया तो 1881, आप याद रखिए। और 9 प्रश्न हैं, चलिए समाप्त करते हैं इसको। 42 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? क्या नहीं था? भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, ये उस स्थापना का नहीं था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों में हितों के ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना, ये सही है। ब्रिटिश मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और विद्वेष की भावना को रोकना, ये भी सही है। तो भारतीय मुसलमान सर्व इस्लामी विचार को प्रचार नहीं कर रहे थे, ये गलत है। प्रश्न 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? तो कौन थे? हकीम अजमल खान। खिलाफत कमेटी जब आए तो उसमें हकीम अजमल खान का नाम आप याद रखिएगा, वो उसके सदस्य थे। शौकत अली थे, हसरत मोहनी थे, ये तीनों थे। शौकत अली, हसरत मोहनी, हकीम अजमल खान। मुस्तफ़ा नसरुद्दीन ये नहीं थे। तो 1 2 तथा 3 ये सही है। मैं जो नाम जिक्र कर रहा हूँ और जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में छपने जा रहे हैं और आप एग्जाम में जब आएंगे तो आप कर पाएंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। MC राजा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, BR अम्बेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो MG रांगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, तो डिप्रेस्ड जगजीवन, BR अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, ये सब थे। हाई लेवल का एग्ज़ाम है, प्रश्न भी उसी लेवल के देखने को मिल रहे हैं। हमें कड़ी मेहनत के सिवा और कोई चारा नहीं है। आप प्रश्नों को देखिए, सुनिए और फिर से रिवीजन करिए, ये प्रश्न आपको इजी लगने लगेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जवाहरलाल नेहरू गुलामी का नया चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उन्होंने बताया था, जिसके अनुसार अभी हमारा भारत का संविधान बहुत हद तक उसी से लिया गया है। चलिए प्रश्न 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इसमें भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? ये कथन भी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू कुछ निराशाजनक टिप्पणी किए हैं, तो ये सब निंदा की थी। तो जवाहरलाल नेहरू और चार्टर का गुलाम बताएंगे तो ये भी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? लिबरल पार्टी बहुत फेमस पार्टी थी, तो कौन सदस्य नहीं थे? SM पारंजपे, इसका डिस्क्रिप्टिव वेरिएशन यहाँ दिया हुआ है।
SM परांजपे, हम ये इस आंसर से मतलब है, इसको देख लीजिए। तो कौन कौन सदस्य थे? दिनेश शाह, पेतित अली इमाम, पुरुषोत्तम दत्त ठाकुर, BS श्रीनिवास शास्त्री, ये सब थे, ये नहीं थे परांजपे। प्रश्न 48 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्री को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? 14 एवं 15। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्री को पूर्ण समानता? आर्टिकल 14 एवं 15 में मेल फीमेल की जो डिफ्रेंशिएशन है वो ख़त्म किया गया है। हाँ, क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में से एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समझ सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतनी ही बड़ी शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। देखिए दोस्तों, 25 मिनट में हम लोगों ने 50 प्रश्न करने को ठाना था, 50 प्रश्न हो गया, और आप 1 मिनट में 2 प्रश्न तैयारी कर पा रहे हैं एक वीडियो देख के, तो बहुत अच्छी बात है। 25-26 मिनट में आपका एक टेस्ट सीरीज अच्छी से हो जा रहा है। जितना बड़ा उपनिवेशवाद है भगत सिंह, ये कथन किसका है? भगत सिंह का। तो समाज सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, अक्सर वो कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतनी बड़ी शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? शशिपाद बनर्जी। नायब मूर्ति सैयद अफजल अली, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, KS पनिकर, शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी सदस्य नहीं थे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करते हैं और अगले प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।